हेलो दोस्तों, इस कहानी में मैं एक लाडके का रोल निभा रही हूँ। कहानी पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए तो कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम अर्जुन है, उम्र 26 साल। और मेरी कहानी सुनकर शायद आप भी सोच में पड़ जाएं। मैंने एक 70 साल की अमीर महिला से शादी की। हाँ, आपने सही सुना। लेकिन शादी के सिर्फ 7 दिन बाद जब मैं पहली बार अपनी दुल्हन के कमरे में पहुंचा तो जो देखा उस पर यकीन करना नामुमकिन था। मेरी जिंदगी हमेशा से आसान नहीं थी। मेरे पापा की अचानक मौत ने हमारा सब कुछ छीन लिया। मेरी माँ शकुंतला देवी एक गंभीर बीमारी से जूझ रही थीं। इलाज में हमारी सारी जमा पूंजी खत्म हो चुकी थी। मेरी छोटी बहन श्रेया अब भी स्कूल में पढ़ रही थी। उसकी पढ़ाई के खर्च, दवाइयों के बिल और घर का राशन, सब कुछ मेरी जिम्मेदारी बन चुका था। दिन में कॉलेज, शाम को पार्ट टाइम काम और रात को नींद नहीं। मेरी आंखों के नीचे काले घेरे और चेहरे की झुर्रियां बताती थीं कि मैं उम्र से पहले ही बूढ़ा हो चुका था। उधार देने वाले रोज दरवाजे पर आकर ताने मारते थे। कई बार खुद से सवाल करता था, क्या यही जिंदगी है? एक दिन मैं बस यूं ही थककर एक छोटी सी लोकल चाय की दुकान पर बैठ गया। जेब से सिक्के निकाले और गिनने लगा कि चाय के पैसे पूरे हैं या नहीं। तभी मेरी नजर उस पर पड़ी। वो एक महिला थी, लेकिन आम महिला नहीं। नाम था उनका मालविका रॉय। पूरे राजकोट शहर में उनका नाम किसी पहचान का मोहताज नहीं था। करोड़ों की मालकिन, कई बुटीक और रियल एस्टेट की क्वीन मानी जाती थीं। सफेद सिल्क की साड़ी, हाथों में भारी हीरे के कंगन और चाल में ऐसा आत्मविश्वास जिसे देखकर कोई भी कहे, ये औरत कुछ भी कर सकती है। और हैरानी की बात ये कि वो मुझे लगातार देख रही थीं, जैसे मुझे पहचान रही हों। मैं असहज हो गया, लेकिन अगले ही पल उन्होंने चाय वाले को बुलाया और मेरी चाय के पैसे चुकाते हुए कहा, इस लड़के को मैं जानती हूं। उस दिन के बाद से मालविका रॉय मेरी जिंदगी में ऐसे शामिल हुईं जैसे कोई मसीहा हो। उन्होंने मुझे अपने ऑफिस बुलाया और सीधा कहा, तुम्हें पैसे की जरूरत है और मुझे एक ऐसे इंसान की जो मेरे आखिरी सालों का साथ दे सके। मैं चौंक गया। उन्होंने कोई घुमाव नहीं किया। साफ कहा, मुझे तुमसे शादी करनी है अर्जुन। बदले में तुम्हारी माँ का इलाज, बहन की पढ़ाई और तुम्हारे कर्ज सब मेरी जिम्मेदारी होगी। मैंने हंसने की कोशिश की, लेकिन मेरे भीतर का टूटा हुआ इंसान फूट फूट कर रो पड़ा। मेरी जुबान से एक ही सवाल निकला, आप मुझसे 40 साल बड़ी हैं, लोग क्या कहेंगे? उन्होंने बस मुस्कुराकर कहा, लोगों ने मेरे अकेलेपन पर कभी सवाल नहीं उठाया, अब मेरी खुशी पर क्यों उठाएंगे? उस दिन मैंने पहली बार किसी औरत की आंखों में अकेलापन देखा। बहुत गहरा अकेलापन। शादी हो गई, बिना बैंड बाजे, बिना रिश्तेदारों के शोर के। सिर्फ एक साइन और हम पति पत्नी बन गए। 7 दिन ऐसे बीते जैसे किसी फिल्म का ट्रेलर। हर दिन कोई नई सुविधा, नया आराम। लेकिन मैं बेचैन था। मैं जानता था कि अब वो दिन आ चुका है जब मुझे अपनी जिम्मेदारियों से मुक्ति मिली है। लेकिन कीमत क्या थी? 7वें दिन रात को मैं पहली बार उनके कमरे में गया और जो देखा, मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। कमरे की रोशनी धीमी थी। सामने वही 70 साल की औरत खड़ी थी, लेकिन अब वो किसी राजसी रानी जैसी लग रही थीं। सफेद बालों की जगह काले घुंघराले बाल, भारी साड़ी की जगह हल्का गाउन, चेहरे पर उम्र की लकीरों की जगह मेकअप की चमक नहीं, बल्कि खुद पर यकीन की चमक थी। उन्होंने कहा, तुम मुझे बूढ़ा समझ बैठे अर्जुन, लेकिन मैं सिर्फ शरीर से 70 की हूं, दिमाग और आत्मा से अब भी 30 की हूं। और फिर उन्होंने कुछ ऐसा कहा जो मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। मैंने तुम्हें खरीदा नहीं है अर्जुन, मैंने तुम्हें चुना है। तुम वो इंसान हो जो अपने टूटे सपनों के बावजूद दूसरों के लिए जी रहा है, और ऐसा इंसान मेरा जीवन साथी बनने के काबिल है। उस रात मैंने पहली बार किसी इंसान को पूरी तरह समझा। वो सिर्फ अमीर नहीं थीं, वो अकेली थीं, टूटी हुई थीं और दुनिया के तानों से जली हुई थीं, बिल्कुल मेरी तरह। हम दोनों की जिंदगियां अलग अलग बर्बाद हुई थीं, लेकिन अब वो मिलकर एक नई शुरुआत कर रही थीं। उस रात के बाद मेरे दिल में उनके लिए इज्जत और भी बढ़ गई। मैंने खुद से कहा,
अर्जुन, तूने जो फैसला लिया वो किसी मजबूरी का सौदा नहीं था, बल्कि ये किसी की तन्हा जिंदगी को नई रोशनी देने की कोशिश है। दिन गुजरते गए, मेरी माँ का इलाज शुरू हो गया, बहन की फीस भी भर दी गई और घर में पहली बार सबके चेहरे पर सुकून दिखाई दिया। लेकिन बाहर की दुनिया को ये सब पच नहीं रहा था। लोग मुझे पैसों का भूखा, बुजुर्ग की दौलत हड़पने वाला और मर्द नहीं सौदागर कहकर ताने मारने लगे। मालविका जी तो चुप रहती, लेकिन मैं अंदर ही अंदर टूटता जा रहा था। एक दिन पड़ोस की एक औरत ने मेरी बहन से कह दिया, तुम्हारा भाई तो तुम्हारी उम्र की दादी से ब्याह रचा बैठा, अब और क्या करेगा। वो दिन मेरे लिए सबसे बुरा था। मेरी बहन रोती हुई घर लौटी और बोली, भैया क्यों किया आपने ऐसा? क्या वाकई हमें बचाने के लिए आपको ये करना पड़ा? मैंने उसे सीने से लगाया और कहा, हाँ श्रेया, ये सच है। पर जो औरत दुनिया को घिनौनी लगती है, वही औरत हमारे लिए फरिश्ता बनी है। कभी उसके दिल की बातें सुनोगी तो शायद तुम भी उसे माँ कहने लगोगी। और उस दिन पहली बार मेरी बहन ने मालविका जी के पैर छुए। वो रो पड़ी। कहा, श्रेया, जब तुम्हारी माँ ठीक हो जाएगी और तुम अपने पैरों पर खड़ी हो जाओगी, उस दिन मैं इस रिश्ते से खुद को आजाद कर दूंगी। अर्जुन का कर्ज पूरा होते ही मैं फिर अकेली रह लूंगी। मैं चौंक गया। पूछा, ये क्या कह रही हैं आप? उन्होंने कहा, मैंने कभी तुमसे प्यार पाने की उम्मीद नहीं की अर्जुन। मैं बस तुम्हारा सहारा बनी हूं, ताकि तुम अपने अपनों का सहारा बन सको। जब वो मकसद पूरा होगा, मैं चली जाऊंगी, हमेशा के लिए। वो औरत जिसे दुनिया सिर्फ एक बूढ़ी अमीर औरत कहती थी, उस रात मुझे इंसानियत का सबसे गहरा रूप दिखा गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जिस दिन मेरी माँ अस्पताल से पूरी तरह ठीक होकर लौटी, उस रात मैं उन्हें लेकर मालविका जी के पास गया और कहा, अब आपकी बारी है। आप हमारी माँ हैं और इस घर की रानी। अब ये घर आपका है, हमेशा के लिए। वो मुस्कुराईं, लेकिन उसी वक्त उन्हें सीने में दर्द उठा। हम सब घबरा गए और अस्पताल भागे। डॉक्टर्स ने बताया, मालविका जी को कैंसर है और वो आखिरी स्टेज में है। शायद इसीलिए उन्होंने समय रहते सब कुछ समेट लिया था। आखिरी कुछ दिन उन्होंने मेरे हाथों में बिताए, मेरी माँ के साथ हंसते हुए, बहन की शादी की तैयारियां करते हुए। और फिर एक सुबह वो चली गईं, मुस्कुराते हुए, शांति से। अपने नाम की पूरी संपत्ति मेरे नाम कर गईं, लेकिन उनकी दी हुई असली दौलत मेरे दिल में थी। उनकी मौत के बाद जब वसीयत की कॉपी मेरे हाथ में आई, तो मैंने कांपते हाथों से पहला पन्ना खोला। उसमें लिखा था, मेरे जाने के बाद अर्जुन को सिर्फ मेरी संपत्ति नहीं, मेरी अधूरी ख्वाहिशें भी मिलेंगी। उसने मुझे इज्जत दी, प्यार नहीं मांगा, लेकिन मेरी आत्मा को सम्मान दिया। और अगर इस दुनिया में किसी को मेरी दौलत का अधिकार है, तो वो सिर्फ अर्जुन है, क्योंकि वो मेरे आखिरी दिनों का इकलौता अपना था। मैं फूट फूट कर रो पड़ा, लेकिन वो आंसू सिर्फ गम के नहीं थे। वो एक बोझ के उतर जाने के थे, एक फर्ज के पूरा हो जाने के थे। उस दिन मैंने मन में फैसला किया, अब इस दौलत का इस्तेमाल उसी तरीके से होगा जिस तरह मालविका जी चाहती थीं। मैंने सबसे पहले एक ट्रस्ट खोला, मालविका फाउंडेशन, जहां उन बुजुर्ग औरतों को आश्रय दिया जाने लगा जिन्हें समाज बोझ समझता है, जिन्हें उनके अपने छोड़ चुके थे। मैंने तय किया, अब मैं किसी को तन्हा नहीं रहने दूंगा, क्योंकि मैंने देखा है अकेलेपन की वो चुप चीख जो किसी के दिल को चीर देती है। फिर मैंने माँ का सपना पूरा किया, श्रेया को डॉक्टर बनने भेजा। आज वो खुद एक कैंसर अस्पताल में वरिष्ठ डॉक्टर है और उसी कमरे में सेवा करती है जहां कभी हमारी माँ और मालविका जी का इलाज हुआ करता था। मैंने शादी नहीं की, क्योंकि मेरे दिल में एक रिश्ता था जो भले ही नाम का ना रहा हो, लेकिन आत्मा का आज भी जिंदा है। मैं हर साल उनकी बरसी पर वो साड़ी पहनता हूँ जो उन्होंने मेरे लिए खुद खरीदी थी, और उस कुर्सी पर बैठता हूँ जहां वो शाम को मेरी चाय का इंतजार करती थी। कभी कभी कोई पूछता है, तुम्हारा प्यार कौन था? मैं मुस्कुरा देता हूँ और कहता हूँ, एक अधूरी उम्र में मिला एक पूरा रिश्ता, मालविका जी। उनके जाने के सालों बाद भी मैं अकेला नहीं रहा, क्योंकि उन्होंने
जो छोड़ा वो सिर्फ दौलत नहीं थी, एक सोच थी, एक मिशन था। मालविका फाउंडेशन धीरे धीरे शहर की एक पहचान बन चुका था। हर महीने कई बुजुर्ग महिलाएं वहां आतीं और मेरी माँ उन्हें अपने हाथों से खाना खिलाती, कभी मालविका जी की तस्वीर के सामने दीप जलाती और हर एक महिला को यही कहती, तुम अकेली नहीं हो बेटा, हमारी मालविका ने तुम्हें हमारे पास भेजा है। बहन श्रेया अब कैंसर अस्पताल की हेड डॉक्टर थी। एक दिन वो मेरे पास आई और कहा, भैया क्या आप अब भी अकेले रहने की जिद में हैं? मैं मुस्कुराया और बोला, तू शादी कर ले, फिर मैं भी सोचूंगा। और कुछ महीनों बाद श्रेया की शादी हुई, उसी हॉल में जहां कभी मालविका जी ने मेरे लिए खुद फूल सजवाए थे। शादी की रात मैंने उनके कमरे में जाकर एक खत निकाला, वही खत जो उन्होंने अपनी मौत से 2 दिन पहले मेरे तकिए के नीचे रखा था। खत में लिखा था, अर्जुन, अगर कभी ऐसा दिन आए जब तू खुद को फिर से अकेला महसूस करे तो याद रखना, मैंने तुझसे एक रिश्ता छोड़ा है जो खून का नहीं पर आत्मा का है। उस ट्रस्ट में एक लड़की है, सिया। उसकी आंखों में वैसा ही दर्द है जैसा तेरे चेहरे पर पहली बार देखा था। हो सके तो उसे पढ़ने देना, जीने देना, और अगर दिल माने तो प्यार भी देना। मैं चौंका। सिया? मैंने ध्यान से सोचा। वो लड़की जो 2 साल पहले ट्रस्ट में आई थी, अपने पति से पीड़ित, माँ बाप से ठुकराई हुई, जो हर दिन किताबों में डूबी रहती थी, चुप रहती थी, लेकिन मेरी हर बात को सुनती थी, समझती थी। अगले ही दिन मैं उसके पास गया। उसने पूछा, आप ठीक हैं अर्जुन जी? मैंने धीमे से कहा, सिया, क्या तुम मुझे फिर से जीना सिखा सकती हो? वो रो पड़ी और बोली, मैं तो उसी दिन जीना शुरू कर चुकी थी जब पहली बार आपने मेरा नाम बिना दया के पुकारा था। उस दिन मैंने जाना कि इंसान को दूसरी बार भी प्यार हो सकता है, लेकिन पहली बार की तरह नहीं, बल्कि उस गहराई से जो सिर्फ जिंदगी की असली समझ से आती है। हमने शादी नहीं की, लेकिन साथ जीने का फैसला किया। आज सिया फाउंडेशन की सह संस्थापक है और हम दोनों मिलकर उन लोगों की जिंदगी संवारते हैं जिन्हें दुनिया ने खत्म मान लिया होता है। सिया के साथ जिंदगी कुछ और ही थी। वो मोहब्बत कम, समझदारी ज्यादा थी। हम दोनों ने मिलकर एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया, मालविका संजीवनी, जहां उन बुजुर्गों को इलाज, आश्रय और अपनापन दिया जाता था जिनके बच्चे उन्हें अकेला छोड़ चुके थे। हर रोज हम ऐसे चेहरों से मिलते जिनके पास जख्म तो थे, लेकिन कहने वाला कोई नहीं था, और हर रोज मुझे मालविका जी की बातें याद आती थीं। अर्जुन, हर बुजुर्ग को एक बेटा चाहिए होता है और हर टूटे दिल को एक कंधा। एक दिन एक औरत आई, उम्र कोई 55 रही होगी, आंखों में खौफ, होठों पर चुप्पी। मैंने सिया से पूछा, क्या इसे भी हम रख सकते हैं? सिया बोली, हम रख नहीं रहे, हम अपना परिवार बढ़ा रहे हैं, और यही हमारा परिवार बनता गया। माँ अब बुजुर्ग आश्रम में बच्चों को खाना बनाना सिखाती हैं। बहन श्रेया हर रविवार कैंसर से जूझ रहे मरीजों से मिलने जाती है, और मैं अब वही अर्जुन हूँ जो कभी चाय की दुकान पर बैठकर सिक्के गिनता था, लेकिन अब हर एक रुपये से किसी की जिंदगी संवरती है। एक दिन एक नन्ही बच्ची आई, नाम था परी। सड़क किनारे मिली थी, रोती हुई। पूछने पर सिर्फ एक बात बोली, मम्मी ने कहा था, एक दिन कोई भला आदमी मिलेगा और वो मुझे फिर से प्यार करना सिखाएगा। उस दिन मैंने सिया की तरफ देखा और कहा, अब हमारा परिवार पूरा हो गया। हमने परी को गोद ले लिया। आज मैं उस चाय वाले को याद करता हूं जो कभी मुझसे बोला था, बेटा, जिंदगी कभी एक जैसी नहीं रहती। आज गिरा है, कल उड़ भी सकता है। और वाकई जिंदगी ने मुझे गिराया भी, आजमाया भी, मगर उठने की वजह हमेशा किसी न किसी औरत ने दी। माँ, मालविका जी, श्रेया, सिया और अब परी। मैं कोई हीरो नहीं बना, ना ही महान आदमी, बस एक आम इंसान जिसने अपनों की तकलीफों से दूसरों की सेवा करना सीख लिया। परी की मुस्कान मुझे हर उस अंधेरे से निकाल लाती थी जिसमें कभी मैं डूबा था। वो छोटी सी बच्ची जिसकी आंखों में दुनिया का सबसे बड़ा दर्द था, आज मेरी सुबह की सबसे खूबसूरत शुरुआत बन चुकी थी। उसकी छोटी सी हंसी, उसका पापा कहकर गले लगाना, मानो मेरे हर जख्म पर मरहम बन जाता। सिया अब उसके लिए
माँ से ज्यादा एक दोस्त बन गई थी। हम दोनों ने मिलकर परी को सिर्फ नाम नहीं दिया, पहचान दी, एक नई जिंदगी दी। लेकिन जिंदगी एक बार फिर हमसे हमारी हिम्मत आजमाने आ चुकी थी। एक दिन डॉक्टर ने बुलाकर कहा, परी के दिल में एक जन्मजात दोष है। अगर जल्द ऑपरेशन न हुआ तो उसकी जान भी जा सकती है। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। नहीं, अब नहीं। अब मैं किसी अपने को खो नहीं सकता। मैं बुरी तरह टूट गया। हमारे पास ऑन ऑपरेशन के लिए पूरे 30 लाख रुपए चाहिए थे। मैंने मालविका जी की छोड़ी हुई संपत्ति का बड़ा हिस्सा तो बुजुर्गों की देखभाल और फाउंडेशन में लगा दिया था। बैंक बैलेंस कम था, लेकिन इस बार मैं किसी से भीख नहीं मांगना चाहता था, ना ही किसी अमीर की दया। मैंने फाउंडेशन की टीम को बुलाया और कहा, अब समय आ गया है जब हम सिर्फ सेवा नहीं, जिम्मेदारी निभाएं। हमने एक छोटी सी ऑनलाइन मुहिम शुरू की, एक परी के लिए। लोगों ने उस छोटी सी बच्ची की मुस्कान को देखा और पूरा देश एक हो गया। हमने महज 5 दिन में पूरे 30 लाख रुपए जुटा लिए। जब ऑपरेशन पूरा हुआ और डॉक्टर ने कहा, परी अब बिल्कुल ठीक है, तो मैं वहीं अस्पताल के बेंच पर बैठकर फूट फूट कर रो पड़ा। परी, तूने फिर से साबित कर दिया कि सच्चे दिल से की गई दुआ कभी खाली नहीं जाती। कुछ महीने बाद हमने हमारी फाउंडेशन के नाम पर एक स्कूल खोला, रेणुका विद्यालय, उन बच्चों के लिए जिनके माँ बाप नहीं या जो जिंदगी की दौड़ में पीछे रह गए। माँ अब वहां बच्चों को खाना खिलाती, बहन अब वहीं पढ़ाती, सिया मैनेजमेंट देखती और मैं उन बच्चों की आंखों में वही सपना देखता जो कभी मेरे पास था। कुछ कर दिखाने का, कुछ बन जाने का। परी अब हर मंच पर जाकर बोलती है, मेरा नाम परी है और मेरे पापा ने मुझे दोबारा जन्म दिया है। एक दिन स्कूल में एक बच्चा आया, चुपचाप, सहमा हुआ। उसके हाथ में एक पुराना फोटो था जिसमें मालविका जी और मैं साथ खड़े थे। मैंने पूछा, बेटा ये फोटो कहाँ से मिली? उसने कांपते हुए कहा, ये मेरी नानी है। मम्मी ने बताया था, वो बहुत बड़ी इंसान थी और आपने ही उनकी आखिरी ख्वाहिश पूरी की थी। मैं सन्न रह गया। वो बच्चा मालविका जी की खोई हुई बेटी का बेटा था, जिसे उन्होंने कभी देखा भी नहीं था। वक्त ने एक बार फिर मुझे उसी मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया था जहां मेरी कहानी शुरू हुई थी। शायद ये जिंदगी का चक्र है, जहां हर रिश्ता, हर दर्द और हर मोहब्बत एक नए रूप में लौट कर आती है। परी की मुस्कान मुझे हर उस अंधेरे से निकाल लाती थी जिसमें कभी मैं डूबा था। वो छोटी सी बच्ची जिसकी आंखों में दुनिया का सबसे बड़ा दर्द था, आज मेरी सुबह की सबसे खूबसूरत शुरुआत बन चुकी थी। उसकी छोटी सी हंसी, उसका पापा कहकर गले लगाना, मानो मेरे हर जख्म पर मरहम बन जाता। सिया अब उसके लिए माँ से ज्यादा एक दोस्त बन गई थी। हम दोनों ने मिलकर परी को सिर्फ नाम नहीं दिया, पहचान दी, एक नई जिंदगी दी। लेकिन जिंदगी एक बार फिर हमसे हमारी हिम्मत आजमाने आ चुकी थी। एक दिन डॉक्टर ने बुलाकर कहा, परी के दिल में एक जन्मजात दोष है। अगर जल्द ऑपरेशन न हुआ तो उसकी जान भी जा सकती है। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। नहीं, अब नहीं। अब मैं किसी अपने को खो नहीं सकता। मैं बुरी तरह टूट गया। हमारे पास ऑपरेशन के लिए पूरे 30 लाख रुपए चाहिए थे। मैंने मालविका जी की छोड़ी हुई संपत्ति का बड़ा हिस्सा तो बुजुर्गों की देखभाल और फाउंडेशन में लगा दिया था। बैंक बैलेंस कम था, लेकिन इस बार मैं किसी से भीख नहीं मांगना चाहता था, ना ही किसी अमीर की दया। मैंने फाउंडेशन की टीम को बुलाया और कहा, अब समय आ गया है जब हम सिर्फ सेवा नहीं, जिम्मेदारी निभाएं। हमने एक छोटी सी ऑनलाइन मुहिम शुरू की, एक परी के लिए। लोगों ने उस छोटी सी बच्ची की मुस्कान को देखा और पूरा देश एक हो गया। हमने महज 5 दिन में पूरे 30 लाख रुपए जुटा लिए। जब ऑपरेशन पूरा हुआ और डॉक्टर ने कहा, परी अब बिल्कुल ठीक है, तो मैं वहीं अस्पताल के बेंच पर बैठकर फूट फूट कर रो पड़ा। परी, तूने फिर से साबित कर दिया कि सच्चे दिल से की गई दुआ कभी खाली नहीं जाती। कुछ महीने बाद हमने हमारी फाउंडेशन के नाम पर एक स्कूल खोला, रेणुका विद्यालय, उन बच्चों के लिए जिनके माँ बाप नहीं या जो जिंदगी की दौड़ में पीछे रह गए। माँ अब वहां बच्चों को खाना खिलाती, बहन अब वहीं पढ़ाती, सिया मैनेजमेंट देखती और
मैं उन बच्चों की आंखों में वही सपना देखता जो कभी मेरे पास था, कुछ कर दिखाने का, कुछ बन जाने का। परी अब हर मंच पर जाकर बोलती है, मेरा नाम परी है और मेरे पापा ने मुझे दोबारा जन्म दिया है। एक दिन स्कूल में एक बच्चा आया, चुपचाप, सहमा हुआ। उसके हाथ में एक पुराना फोटो था जिसमें मालविका जी और मैं साथ खड़े थे। मैंने पूछा, बेटा ये फोटो कहाँ से मिली? उसने कांपते हुए कहा, ये मेरी नानी है। मम्मी ने बताया था वो बहुत बड़ी इंसान थी और आपने ही उनकी आखिरी ख्वाहिश पूरी की थी। मैं सन्न रह गया। वो बच्चा मालविका जी की खोई हुई बेटी का बेटा था, जिसे उन्होंने कभी देखा भी नहीं था। वक्त ने एक बार फिर मुझे उसी मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया था जहां मेरी कहानी शुरू हुई थी। शायद ये जिंदगी का चक्र है जहां हर रिश्ता, हर दर्द और हर मोहब्बत एक नए रूप में लौट कर आती है। जब परी दुल्हन बनी और मेरा घर फिर से माँ की गोद बन गया। वक्त के पहिए ने एक और चक्र पूरा कर लिया था। परी अब 24 साल की हो चुकी थी, आत्मनिर्भर, सशक्त और अपने मिशन में पूरी तरह डूबी हुई। लेकिन अब मेरे बाल सफेद हो चुके थे और आंखों पर चश्मा भी चढ़ चुका था। एक दिन वो मेरे पास आई और बोली, पापा क्या मैं आपकी इजाजत से एक बात कह सकती हूँ? मैंने मुस्कुराकर कहा, तू आज भी वही मेरी छोटी परी है, तुझे इजाजत की क्या जरूरत? उसने झिझकते हुए कहा, मुझे आरव से प्यार हो गया है। वो हमारे ही सेंटर में कंप्यूटर टीचर है, वही जिसकी माँ एक वक्त भूख से बेलखती थी। अब वो दूसरों को पढ़ा रहा है। मेरे चेहरे पर एक गहरी मुस्कान थी। मैंने कहा, जिस लड़की ने दूसरों की जिंदगी संवार दी, अब उसके लिए कोई ऐसा ही हमसफर चाहिए जो उसकी रूह को समझे। शादी हुई, बिल्कुल साधारण, लेकिन आत्मा को छू लेने वाली। न तो बैंड बाजा था, ना दिखावा, बस गरीब बच्चों की टोली थी जिन्होंने परी के लिए रंग बिरंगे पोस्टर बनाए थे। हमारी परी अब किसी की रानी है। शादी के बाद मैंने पहली बार घर के एक कोने में अकेले बैठकर रोया। रोया इसलिए नहीं कि बेटी जा रही थी, बल्कि इसलिए कि अब मैं पूरी तरह खाली हो रहा था। लेकिन उस रात परी ने मेरा हाथ थामा और कहा, पापा आप कहीं नहीं जा रहे, मैं और आरव यहीं रहेंगे। ये घर अब भी आपका है और आपकी जिम्मेदारियां हमारी हैं। समय बीतता गया। परी और आरव ने मिलकर रेणुका स्किल सेंटर को एक राष्ट्रीय संस्था बना दिया। कई राज्यों में इसकी शाखाएं खुलीं। मैं बस बालकनी में बैठकर अखबार में उनकी तस्वीरें देखा करता और रेणुका जी की वो मुस्कुराहट याद करता जिसमें न कोई गिला था, न कोई चाहत। एक शाम आरव मेरे पास आया और कहा, पापा परी माँ बनने वाली है। मेरे हाथ कांप गए। दिल से आवाज आई, रेणुका जी देखिए, आपकी दी हुई जिंदगी अब एक और जिंदगी को जन्म देने वाली है। फिर वो दिन आया, परी ने एक बेटी को जन्म दिया। पूरे घर में जैसे फिर से खुशियां लौट आईं। और जब मैंने उसे पहली बार गोद में लिया, परी ने कहा, इसका नाम भी रखिए पापा। मैंने बिना कुछ सोचे कहा, रेणुका। ये सिर्फ नाम नहीं, ये एक युग है। रिश्ते खून या उम्र से नहीं, समझ और इंसानियत से बनते हैं। जो लोग दूसरों के लिए अपना जीवन समर्पित करते हैं, वही असली अमीर होते हैं। समाज भले कुछ भी कहे, लेकिन अगर आपके इरादे सच्चे हैं, तो वक्त के साथ लोग आपकी इज्जत करना सीख जाते हैं।